हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में आपका स्वागत है। पुनरावृत्ति आदि मानव। पिछले क्लास में आपने आदि मानव के बारे में पढ़ा है कि वे पेड़ों पर रहते थे, गुफाओं में रहते थे, कंदमूल खाते थे, चमड़े के वस्त्र पहनते थे और कच्चा मांस खाते थे। कुछ समय पश्चात वहाँ पर लोगों ने खेती करना भी शुरू किया था। प्रगति के पथ पर आगे चलते हुए उन्होंने खेती करना शुरू किया और स्थायी रूप से एक जगह बसने लगे। इस तरह छोटी छोटी सभ्यताओं का जन्म हुआ। इसके बाद सिंधु घाटी में शहर बसे, जहाँ की सड़कें चौड़ी और सीधी थी। सिंधु घाटी में शहर में अच्छे कारीगर भी रहते थे, जो तांबा व कांसा आदि धातुओं से औजार व मूर्तियां बनाते थे, बर्तन बनाते थे। सिंधु घाटी के शहरों के नष्ट हो जाने के बाद सिंधु, सतलज, झेलम, व्यास, सरस्वती आदि नदियों के किनारे आर्य संस्कृति की विकसित हुई, जिसे कि सप्त सिंधु प्रदेश कहा जाता है। आर्यों का मुख्य काम था पशुपालन और वे अपने देवी देवताओं को खुश करने के लिए यज्ञ करते थे और इसी समय पर ऋग्वेद नामक ग्रंथ की रचना हुई थी। गंगा यमुना नदी किनारे आर्य संस्कृति का विस्तार हुआ। अब वह मुख्य रूप से खेती करने लगे और गांव बनाकर रहने लगे थे। इस प्रकार जनपदों का निर्माण हुआ और जनपदों का मुखिया राजा कहलाने लगा और उसके सहयोगी रिश्तेदार जो थे वह राजन्य कहलाते थे। खेती में गृहपातियों को से भेंट लेने लगे। खेती करने वाले जो थे अपने गृहपतियों से भेंट लेने लगे और बड़े बड़े यज्ञ करने लगे। इस समय आज से लगभग 2600 वर्ष पूर्व यहाँ पर 16 महाजनपद थे, जिसमें कौशल, वत्स, मगध सबसे शक्तिशाली और जनपद थे। इस प्रकार यहाँ पर शासन व्यवस्था की नींव पड़ी। राजतंत्र और गणतंत्र शासन प्रणाली यहाँ पर प्रचलित थी। इस समय के प्रमुख शहर थे उज्जैन, पाटलिपुत्र, महानगर कहलाते थे, वैशाली। इसी समय में महावीर और भगवान बुद्ध और जैन धर्म और बौद्ध धर्म की शिक्षाएं दी। कुछ समय पश्चात यूनान के राजा ने उत्तर पश्चिम क्षेत्र में आक्रमण किया और मौर्य साम्राज्य बना। इसके बाद वहाँ मौर्य साम्राज्य बना। इस वंश के सम्राट थे अशोक। अशोक ने अनेक युद्ध लड़े। उनका सबसे प्रमुख युद्ध था कलिंग। कलिंग विजय के पश्चात उन्होंने युद्ध से तौबा कर लिया, अर्थात उसके बाद उन्होंने युद्ध न करने का कसम खाई। सम्राट अशोक ने के कई 100 साल बाद मगध राज्य में गुप्त वंश का शासन स्थापित हुआ। इस वंश का एक प्रमुख शासक था शासक समुद्रगुप्त। उन्होंने अपने राज्य के विस्तार के लिए दो प्रकार की नीतियां बनाई थी। आर्यवर्त और दक्षिण पथ के राजाओं को हराकर उन्होंने राज्य को उन्हें लौटा दिया, हराकर उनका राज्य उन्हें ही लौटा दिया। गुप्त वंश की समाप्ति के पश्चात कई छोटे छोटे राज्यों में कन्नौज का राज्य बढ़ गया। गुप्त वंश कन्नौज के राजा हर्षवर्धन प्रसिद्ध थे। उन दिनों छत्तीसगढ़ का क्षेत्र दक्षिण कोसल कहलाता था, जिसकी राजधानी सिरपुर थी। वहाँ के प्रसिद्ध राजा महागुप्त बालार्जुन था। पुरातत्वविद एवं इतिहासकारों ने इस युग को छत्तीसगढ़ का स्वर्ण युग कहा है। इस समय सिरपुर में ईंटों से बना प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर प्रसिद्ध है और सर्वभौम संभाव तदयुगीन विशेषता है, उस समय की विशेषता थी। यह बच्चों अशोक चक्र का चिन्ह है, अशोक स्तंभ है, जो कि सम्राट अशोक ने बनवाया था। पाठ 1, छोटे छोटे राज्यों का विकास। बच्चों, हर्षवर्धन की मृत्यु 647 में हुई थी। उसकी मृत्यु के पश्चात कोई भी बड़ा राज्य नहीं था और जो भी बड़े राज्य थे वे छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गए थे। ऐसी स्थिति में एक बड़े शासन व्यवस्था न होने के कारण अभी इस समय छोटे छोटे राज्य ही विकसित हुए थे। नए राज्यों का विकास। नए राजा और राजवंश
सन 650 के आसपास प्राप्त शिलालेखों और ताम्रपत्रों से यह ज्ञात होता है कि भारत में कई शक्तिशाली राजा इस समय हुए थे, जिन्होंने अपने आसपास के इलाकों को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था। लेकिन बाद में इन राजाओं के उत्तराधिकारी उतने योग्य शासक नहीं हुए, जिसके कारण उनके राज्यों के अधिकारी, प्रमुख, सेनापति आदि जो है अपने इलाकों में ज्यादा आजादी से शासन करते थे और धीरे धीरे उस राज्य की अधीनता मानने से भी इनकार करने लगे थे। और पश्चिम भारत में एक राजा ने राष्ट्रकूट वंश का शासन था, जो पहले चालुक्य राजाओं के कर्मचारी थे, परंतु 8वीं सदी में उन्होंने अपनी ताकत बढ़ाकर अपने आप को स्वतंत्र शासक के रूप में स्थापित कर लिया था। इस प्रकार इस समय छोटे छोटे राज्य जो हैं फिर से उभरने लगे और शासन व्यवस्था फिर से शासन कार्य करने लगे। दूसरे राज्यों को पर आक्रमण करके उन्हें जीतना, उन पर अपना अधिकार करके अपने राज्यों को बढ़ाना। इस समय एक राजवंश था, राष्ट्रकूट राजवंश था, परंतु उन्होंने अपनी शक्ति को 8वीं सदी में अपनी ताकत को बढ़ाकर अपने आप को एक स्वतंत्र राज्य बना लिया था। कभी ऐसा भी हुआ है कि किसी शक्तिशाली राजा ने अपने साथियों के साथ कमजोर कबीलों और बस्तियों पर आक्रमण कर उन पर अपना अधिकार कर लिया और अपने राज्य का निर्माण किया, और दूसरे इलाकों से ब्राह्मणों, व्यापारियों और किसानों को बुला करके अपने राज्य में बसाया और खुद को वहां का राजा घोषित कर दिया। उदाहरण के लिए राजस्थान में एक ऐसा ही राजवंश था जो कि घटियाला, इसका अवशेष घटियाला में कुछ इस प्रकार के शिलालेख से पता चलता है, जिससे कि इस समय पर राजस्थान में इस प्रकार का एक राज्य था जिसका नाम था प्रतिहार वंश के लोगों का शासन इसी प्रकार स्थापित हुआ था। जबलपुर के निकट त्रिपुरी राज्य में कलचुरियों ने छत्तीसगढ़ में अपना शासन स्थापित किया। बच्चों, लंबे समय तक छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश का शासन था। राजा और राज्य बनने से कुछ और भी तरीके थे, जैसे कुछ परिवार के लोगों ने एक जमीन के हिस्से को अपना अधिकार कर लिया और उस पर फसल उगाने लगे। अच्छी फसल उत्पादन के कारण उनको वहां पर लोगों के बीच उनका दबदबा होने लगा, क्योंकि अच्छी फसल के कारण उन्हें अधिक लाभ होने लगा। और अच्छी फसल क्यों हुई? क्योंकि उन्होंने वहां पर कुएं, बावड़ी, तालाब आदि बनवाया था, जिससे सिंचाई करके वे अच्छी फसल प्राप्त करते थे और अपने आप को वहां का राजा या दबदबा होने के कारण लोग उनका सम्मान करते थे। और उन परिवारों ने बाद में अपने आप को स्वतंत्र राजा घोषित किया और अपना नाम जो है किसी श्रेष्ठ और ऊंचा सिद्ध करने के लिए अपने वंश को देवताओं से जोड़ा या कभी ऋषियों से जोड़ा। इस प्रकार उदाहरण के लिए बंगाल का पाल वंश और मध्य भारत में कलचुरी राजवंश की स्थापना इसी प्रकार हुई थी। एक लंबे से बड़ी सी जमीन के टुकड़े को घेर करके उस पर अपना अधिकार कर लेते थे। जमीन अच्छी होने से फसल अच्छी होती थी और उससे उन्हें लाभ होता था। इस प्रकार उस क्षेत्र में उनका दबदबा स्थापित हो जाता था, जिसके कारण लोग उन्हें सम्मान देने लगते थे और इसी का फायदा उठा करके वे उन पर शासन करते थे और अपना राजवंश जो है अपने आप को किसी देवता या ऋषि के पूर्वज के वंशज होने का दावा भी करते थे। इसी प्रकार के यहाँ पर उत्थान हुआ था कलचुरी राजवंश के, और पाल वंश का उत्थान इसी प्रकार से हुआ था। ब्राह्मणों और भाटों की भूमिका। इन ताकतवर परिवारों को राजवंशों के रूप में स्थापित करने और राज्य की व्यवस्था बनाने में ब्राह्मणों ने बड़ी सहायता की। उन दिनों धर्म, ज्ञान और राजकाज चलाने के ज्ञाता के रूप में ब्राह्मणों की बड़ी प्रतिष्ठा थी। इसलिए उत्तर और दक्षिण दोनों ही क्षेत्रों में
के राजाओं ने गंगा यमुना तट पर बसे ब्राह्मणों को अपने राज्य में बसाया था। इतनी ताकतवर राजवंश परिवारों ने क्या किया, राजवंश को रूप में अपने आप को स्थापित किया और राज्य की व्यवस्था बनाने में यहाँ के ब्राह्मणों ने उनकी बड़ी मदद की थी। उस समय राजकाज में ब्राह्मणों का बड़ा हाथ होता था। राजकाज चलाने के लिए जो राजा या सम्राट हुआ करते थे वह इनसे सलाह लेते थे। इसी प्रकार इनकी प्रतिष्ठा भी बढ़ी और शासन भी बढ़ा था। इसलिए उत्तर और दक्षिण दोनों ही क्षेत्र के राजाओं ने गंगा यमुना तट पर बसे ब्राह्मणों को अपने राज्य में बसाया था। इस समय गांव के जो मुखिया थे या राज्य के जो शासक थे वे अपने गांव, अपने शहर में या अपने राज्य में इन ब्राह्मणों को बसाने के लिए बड़े बड़े गांव और उनसे प्राप्त होने वाला लगान भी देते थे, दान के रूप में दे देते थे। इन आदेशों के प्रमाण रूप में रखने के लिए इन्हें ताम्रपत्र पर खुदवाया जाता था। ब्राह्मणों को अपने गांव में रखा गया, अपने राज्य में रखा गया, उन्हें कितना दान दिया गया है, कौन सा गांव दान में दिया गया है, इन सब बातों को ताम्रपत्र पर खुदवा करके रखा जाता था। ब्राह्मण जो थे इनके वंशावली बनाते थे, जिनमें इन्हें चंद्रमा, सूर्य या किसी महान ऋषि का वंशज बताया जाता था। ये ब्राह्मण जो थे इनके गांव में जिनको वहाँ राज्य में बसाते थे ये राजा, वही लोग इन राजाओं के वंशज को चंद्रमा से, सूर्य से या किसी ऋषि से जोड़ करके बताते थे और उनकी श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए, उनकी श्रेष्ठता समाज में स्थापित करने के लिए ब्राह्मण उनसे राजसूय यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ आदि कराते थे। छत्तीसगढ़ में कलचुरी शासक रत्नदेव तृतीय का ऐसा एक दान देने वाला ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है। भाटों ने भी राजवंशों की प्रतिष्ठित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भाट कौन थे? भाट दरबारी कवि हुआ करते थे जो स्थानीय भाषा में राजा और उसके पूर्वजों की प्रशंसा के गीत गा करके उनसे गीत गाते थे और राजा और उनके वंश के प्रति लोगों के मन में श्रद्धा और गर्व का भाव जगाते थे। छत्तीसगढ़ में भी इस प्रकार की परंपरा के कुछ संकेत मिलते हैं कि छत्तीसगढ़ में भी चारण कवियों की परंपरा थी। खैरागढ़ के राजा लक्ष्मी निधि राय ने दरबार के कवि दलराम राव ने अपनी कविताओं में राजा की प्रशंसा के साथ ही पहली बार छत्तीसगढ़ नाम का प्रयोग किया था। बच्चों, ये है ताम्रपत्र जो रतनपुर के राजा रत्नदेव तृतीय द्वारा दानपत्र के रूप में खरोच शिलालेख जिसमें दान का उल्लेख किया गया है, इस प्रकार का रहता था ताम्रपत्र। लेकिन इसमें लिखी हुई लिपि को हम नहीं पढ़ पाते हैं, उस समय की लिपि है। इसे पढ़ने में कुछ भूगोल वेत्ताओं ने को सफलता प्राप्त हुई है जिन्होंने इस ताम्रपत्र को पढ़ा था। तो इस प्रकार ताम्रपत्र में लिख करके वे लोगों को दान देते थे या आमंत्रण देते थे। किसी को अपने राज्य में बुलाना था, बसाना होता था, तो वे इस प्रकार के ताम्रपत्र या भोजपत्रों के द्वारा उन्हें आमंत्रित करते थे। तो इस प्रकार राजा जो है अपनी वंश को ऊंचा साबित करने के लिए ब्राह्मणों, भाटों आदि का प्रयोग करते थे। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम इसके आगे देखेंगे। ओके, बाय।